जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हो सब। एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने भारतीय संविधान से शुरू किया था, उसमें लगभग सभी वीडियो मैंने आपके अपलोड कर चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसमें से एक दो वीडियो और बचे हैं जिसमें दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे, वो है दोस्तों हमारे पंचायती राज व्यवस्था, अर्थात दोस्तों इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं हम दोस्तों स्थानीय स्वशासन। दोस्तों स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य यह है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन अपने स्थान विशेष अर्थात दोस्तों अपने गांव स्तर पर, अपने जिला स्तर पर किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है उसी को कहा जाता है दोस्तों स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों ये स्थानीय स्वशासन अगर भारतीय परंपराओं में हम बात करें तो दोस्तों ये स्थानीय स्वशासन आपको प्राचीन काल में चोल वंश में भी आपको इसका एक विशेष आयाम देखने को मिलेगा। और उसके बाद में जैसे जैसे आप दोस्तों आगे आएंगे, हाँ ये अलग बात है कि आधुनिक काल में राजनीतिक तंत्र के मजबूत होने के कारण इसमें कुछ महत्व, इसका कोई विशेष महत्व थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन दोस्तों ये अपने स्तर पर फिर भी हाँ देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर आप आएंगे दोस्तों तो ब्रिटिश काल में भी आपको यह अपनी पहचान नहीं खोता, उसमें भी आपको यहाँ पर यह स्थानीय स्वशासन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर दोस्तों बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों रिपन। दोस्तों लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा, लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा दोस्तों। इस लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है दोस्तों जनक? क्योंकि इसने दोस्तों 1882 में इसको भारतीय संविधान में दर्जा दिलाने के लिए इसके प्रयास देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों मद्रास में इनके द्वारा प्रयास किए गए थे, लेकिन दोस्तों संविधान में इनको दर्जा नहीं मिल पाया था। लेकिन दोस्तों इसको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन या दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करें तो दोस्तों आज़ादी के बाद में आप देखेंगे तो जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी है, इन सब ने भी इनको संविधान में दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयास देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी के विरोध थे BR अम्बेडकर साहब, तो वहां पर दोस्तों इसको देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि आर्टिकल दोस्तों 40 के अंतर्गत, आर्टिकल 40 के अंतर्गत इसको इस प्रकार से DPSP अर्थात दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको दर्जा दिया गया दोस्तों। किसके? आर्टिकल 40 के अंतर्गत। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। लेकिन संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी दोस्तों, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था। अर्थात अगर राज्य सरकार अगर इसको लागू करने के लिए योग्य होगी, क्योंकि दोस्तों यह इस प्रकार से राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था, इस कारण इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। राज्य सरकार अगर सक्षम होगी तो इसको लागू करेगी, अर्थात दोस्तों इसको नहीं करेगी। इस प्रकार से इसको आर्टिकल 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया दोस्तों प्रारंभिक। इसी के चलते अगर दोस्तों बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों राजस्थान एक ऐसा राज्य था, 2 अक्टूबर 1959 में दोस्तों राजस्थान का दोस्तों नागौर जिले के दोस्तों बगतरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों प्रारंभ की गई। यहां से दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान और उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ऐसे कई राज्यों ने इस पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया दोस्तों। लेकिन बात वही कि संवैधानिक दर्जा न मिलने के कारण कुछ एक राज्यों ने इसको अपनाया और कुछ एक राज्यों ने इसको नहीं अपनाया दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि कुछ इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने के लिए कुछ एक समितियां गठन की गई ताकि इससे परामर्श लिया जाए। तो दोस्तों उन्हीं समितियों से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसी को हम देखेंगे दोस्तों। तो सबके पहले दोस्तों अगर बात करें तो सबके पहले एक समिति गठन की गई दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों पहली समिति का गठन किया गया बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1957 में इसको बनाया गया दोस्तों। तो इसके अंतर्गत क्या मांग रखी गई कि पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 3 स्तरों पर बनाई जाए दोस्तों। 3 स्तर का मतलब ये होता है दोस्तों, ग्राम स्तर पर, अपने प्रखंड स्तर पर और दोस्तों एक जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और दोस्तों इसको ब्लॉक लेवल और अपने गांव ग्राम लेवल पर इसको बनाया जाए। तो 3 स्तर पर
इसको लागू करने की व्यवस्था अपनाई गई दोस्तों। ऐसे भी आप रख सकते हैं बलवंत, राय और मेहता दोस्तों, 3 स्तर पर था, इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें तो दूसरी समिति गठन की गई दोस्तों, अशोक मेहता समिति। इस समिति का तो गठन किया गया था 1977 में किया गया था, और इसमें क्या सिफारिश की गई दोस्तों कि जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों वो 2 स्तरों पर होनी चाहिए। एक तो अपने जिला स्तर पर होनी चाहिए और एक होनी चाहिए दोस्तों अपने ग्राम स्तर पर दोस्तों। इसमें दोस्तों ब्लॉक लेवल अर्थात दोस्तों प्रखंड स्तर का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन दोस्तों यह भी वहां पर इस प्रकार से समाप्त हो जाती है। उसके बाद में तीसरी समिति का गठन किया जाता है दोस्तों जीपी के राव समिति। इसको राव समिति के नाम से भी जाना जाता है साथियों, तो आपको यह भी याद रखना है दोस्तों। जीपी के राव समिति 1985 में गठन की गई थी। उसके बाद में चौथी समिति गठन की गई दोस्तों MS सिंधवी समिति। ये आपको दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समिति के अंतर्गत इसमें 3 शर्तें रखी गई कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने के लिए वकालत की गई थी दोस्तों। वो कौन सी समिति थी जिसके अंतर्गत ये वकालत की गई कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए दोस्तों। तो वो कौन सी थी दोस्तों, LM सिंधवी समिति थी दोस्तों। 1986 में इसको बनाया गया था दोस्तों। दूसरी मांग ये रखी गई थी कि इसमें न्यायिक पंचायत की वकालत अर्थात दोस्तों जो गांव स्तर है, ग्राम स्तर है, उस पर भी दोस्तों न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। और ये किस प्रकार से इस समिति में भी कौन सी त्रिस्तरीय स्तर पर होनी चाहिए, त्रिस्तरीय की मांग इसमें भी की गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से 4 समितियां हैं। पहले देखा था हमने 1957, उसके बाद में 1977 अर्थात दोस्तों कितने साल बाद में, 20 साल बाद में 1985 और 1986 में ये इस प्रकार से 4 समितियां बनी थी। तो आपको इसको चारों को याद रखना है दोस्तों। बलवंत राय मेहता में त्रिस्तरीय की मांग की थी, अशोक मेहता में 2 स्तर पर होनी चाहिए, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर। और दोस्तों एक आई थी LM सिंधवी समिति 1986 में, जिसमें 3 मांगे रखी गई। इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता के बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों LM सिंधवी समिति है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसमें संविधान को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने के लिए प्रावधान किया गया था, न्यायिक पंचायत व्यवस्था की वकालत की गई, और इसमें 3 स्तरीय के बाद में आपको रखी गई दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कुछ समितियां जिससे संबंधित। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि इन सारी समितियों के बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला गया। तो दोस्तों वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है दोस्तों। और दर्जा प्राप्त होता है और इसके साथ इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। और इसको दोस्तों अनुच्छेद भाग 9 के अनुसूची 11वीं अनुसूची के आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें संविधान में रखा गया है दोस्तों। ध्यान रखना आप यहां से 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको भाग 9 अनुसूची 11वीं अनुसूची और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसमें दर्जा दिया गया था साथियों। तो आपको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद में कितने स्तर पर बनाई गई दोस्तों, जहां पर किसी ने 2 स्तर पर बनाने के लिए परामर्श दिया, किसी ने 3 स्तर पर बनाने के लिए प्रावधान दिया, लेकिन यहां पर दोस्तों कितने स्तर पर बनाया गया था, इसको बनाया गया था दोस्तों 3 स्तरों पर इसको पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया था। अर्थात दोस्तों ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर इसको 3 स्तरों पर इसको बनाया गया था दोस्तों। अब क्या रखा गया दोस्तों, यहां पर एक और शर्त रखी गई थी कि अगर किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है तो वो अपने इस प्रकार से जो ये पंचायती राज व्यवस्था है उसको 2 स्तर पर रख सकता है। अतः दोस्तों ग्राम स्तर पर और एक जिला स्तर पर 2 स्तरों पर इसको रख सकता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहां पर कुछ सीटों का आरक्षण दिया गया है, वो किस प्रकार से, महिलाओं के लिए दोस्तों। महिलाओं के लिए बात करें तो यहां पर 1/3 कम से कम दोस्तों 1/3 यहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। अतः दोस्तों 1/3 सदस्य महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर SC ST कैटेगरी के लिए यहां पर जनसंख्या को अनुपात बनाया गया। अर्थात दोस्तों जिस क्षेत्र में इस कैटेगरी से SC ST से जो जितनी जनसंख्या पाई जाएगी उसी के अनुपात के आधार पर यहां पर इसका आरक्षण निर्धारित किया गया है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहां पर चुनाव आयोग,
बहुत सी बार दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि चुनाव आयोग किसके द्वारा, अतः दोस्तों केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पंचायती राज होता है दोस्तों वो इस प्रकार से राज्य सरकार का एक अंग है। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका निर्वाचन करवाया जाता है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और इसका कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम अगर आप देखेंगे कि जो वोट के माध्यम से चुनकर आते हैं मतदाताओं के माध्यम से, तो उसका जो मैक्सिमम जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष ही दिखाई देगा दोस्तों। लोकसभा में देख सकते हैं आप, राज्यसभा में देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको 5 वर्ष दिखाई देगा। और अगर 5 वर्ष के पहले यह विघटन हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंतर्गत, अगर ये विघटन हो जाती है 5 साल से पहले ही, तो इसे 6 महीना के अंतर्गत इसको वापस दोबारा चुनाव कराकर यहाँ पर इसको वापस गठन किया जाएगा दोस्तों। चुनाव के लिए दोस्तों, चुनाव के लिए अगर बात करें तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जिसका चुनाव लड़ा जाता है वो दोस्तों यहाँ मैक्सिमम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए दोस्तों, अर्थात उसकी 18 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी हो। वैसे आप अगर देखेंगे दोस्तों राज्यसभा विधानसभा के जो चुनाव है वहां पर आप इस प्रकार से 25 वर्ष जो कि इस प्रकार से 30 वर्ष ये इस प्रकार से लगा के आ जाते हैं आप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें मैक्सिमम जो आयु रखी गई है एज लिमिट वो है दोस्तों कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो दोस्तों। उसके बाद में प्रत्येक 5 वर्ष में दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और उसी राज्यपाल द्वारा ये किया जाता है कि पंचायतों को कितना पैसा भेजना है और कितना नहीं भेजना, ताकि उसी पैसे से तो पंचायतें अपना काम करवाती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और वो निर्धारित कर रहे हैं कि पंचायतों को कितना पैसा भेजना है ताकि वो काम करवा सके। तो वो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपने इसमें वीडियो में देखी। अब इसके बाद में देखेंगे कि पंचायत की संरचना किस प्रकार की होती है दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों पंचायत की संरचना, उसमें देखेंगे आप एक तो होता है ग्राम पंचायत और एक होता है दोस्तों अपने पंचायत समिति और एक होता है जिला परिषद। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। दोस्तों अगर पंचायत स्तर की बात करें तो दोस्तों वहां का जो हेड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है दोस्तों मुखिया के नाम से जाना जाता है। और जो पंचायत समिति होती है उस पर जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसको दोस्तों प्रमुख के नाम से जाना जाता है। और जिला परिषद पे जो अपना हेड होता है दोस्तों, मुखिया होता है, उसको हम अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पंचायत समिति पे एक उप प्रमुख भी होता है और यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी आपको देखने को मिलता है, जो कि उसके सहायक के रूप में वो एक प्रकार से कार्य करता है साथियों। तो देखेंगे दोस्तों कि जो मुखिया होता है, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का क्या क्या कार्य होते हैं दोस्तों, कि ग्राम पंचायत पर योजनाओं को क्रियान्वित करना व रणनीति को पहचाना। दोस्तों ग्राम स्तर पर जो योजनाएं होती है उसको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है और रणनीति को पहचाना दोस्तों, रणनीति बनाई जाती है दोस्तों। और यहाँ पर ये अगर दोस्तों देखें तो एक मुखिया यहाँ पर दोस्तों सरपंच भी होता है, जिसके इसके कुछ उप सरपंच भी होते हैं और दोस्तों वार्ड पंच भी होते हैं, जो कि प्रत्येक वार्ड के होते हैं। और प्रत्येक पंचायत में कितने वार्ड होते हैं उतने ही वार्ड पंच वहां पर होते हैं, जो कि दोस्तों एक इस प्रकार से उसके सहायक के रूप में काम करते हैं सरपंच के। और दोस्तों सरपंच होता है वो इस प्रकार से ग्राम कचहरी का दोस्तों मुखिया होता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत पे एक ग्राम कचहरी होती है, जहाँ पर दोस्तों फौजदारी और दीवानी दोनों ही मामलों को यहाँ पर सुलझाया जाता है। इस प्रकार से एक छोटी कचहरी के रूप में होता है, छोटो लघु रूप में होता है। फौजदारी का तात्पर्य होता है दोस्तों जिसमें सजा का प्रावधान होता है, जैसा अतः दोस्तों जिसमें सजा दी जाती है। और दीवानी न्यायालयों का तात्पर्य होता है कि जिसमें कुछ दंड देकर, अतः दोस्तों कुछ जुर्माना देकर 5,000 2,000, तो इस प्रकार का यहाँ पर छोटी कचहरी का भी यहाँ पर आपको पंचायत स्तर पर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम 10,000 तक के मामले यहीं पर सुलझाए जाते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर। उसके बाद में है दोस्तों पंचायत समिति, जिसका प्रमुख कौन होता है, जिसके हेड को क्या कहा जाता है, प्रमुख कहा जाता है। जहां पर दोस्तों क्या कार्य होता है इनका, कि ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना। जो पंचायत स्तर है उस पर जो वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना तथा समेकित करना और उसको इकट्ठा करके और जिला परिषद में प्रस्तुत करना दोस्तों, ये होता है अपने पंचायत समिति के प्रमुख का
कार्य है दोस्तों। उसके बाद में अगर दोस्तों जिला स्तर पर देखिए, अर्थात दोस्तों उसका हेड हो, प्रमुख कौन होता है, तो दोस्तों वो होता है हमारे अध्यक्ष। तो इसका क्या कार्य होता है दोस्तों, इसको जो भी योजनाएं आती है उसको समन्वित करना और पर्यवेक्षण करना दोस्तों, ये सारी कार्य उसके होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, एक बार और रिपीट करवाता हूं मैं आपको कि पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है इसको। और दोस्तों इसको आर्टिकल 140 के अंतर्गत इसको संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में इसको दर्जा दिया गया, क्योंकि यह इस प्रकार से बाध्यकारी नहीं थी। और इसको दर्जा क्यों दिया गया, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अर्थात दोस्तों सत्ता का बंटवारा। सत्ता का किस प्रकार से बंटवारा किया जाए ताकि जो सत्ता है वो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण के लोगों तक भी यह सत्ता पहुंच पाए दोस्तों। तो इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद में बलवंत राय मेहता, इसके कुछ समितियां बनाई गई, बलवंत राय मेहता, अचोई मेहता समिति, GPK राव समिति, LM सिंघवी समिति दोस्तों। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ होती है, तो सबके पहले देखेंगे आपकी राजस्थान के नागौर जिले के भक्तरी गांव को 2 अक्टूबर 1959 को इसको वहां पर लागू किया गया था दोस्तों। और इसके बाद में लास्ट में इन तीनों समितियों के बाद में इसको त्रिस्तरीय पर अपनाया गया। और इस प्रकार से संवैधानिक 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है साथियों। और उसको बाद में भाग 9 की अनुसूची 11 में अनुच्छेद 43 से लेकर 43 तक इसको संविधान में रखा गया है दोस्तों। 73 पर अपनाया गया। और जहां पर 20,000 से जनसंख्या कम होगी जिस राज्य में, वहां पर इसको 2 स्तर पर यहां पर रखा गया है दोस्तों। सीटों का आरक्षण रखा गया है, महिलाओं के लिए 1/3 रखा गया है। और SC ST कैटेगरी के लिए वहां पर जनसंख्या को वहां पर इसका आधार बनाया गया है दोस्तों। उसके बाद में जो निर्वाचन है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होगा। और कार्यकाल इसका दोस्तों 5 वर्ष का होगा। अगर विघटन हो जाती है तो 6 माह के अंतर्गत इसको वापस दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में इसमें चुनाव के मैक्सिमम आयु 21 वर्ष की गई है। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और उसमें निर्धारित किया जाएगा कि राज्य को कितना पैसा भेजा जाएगा, ताकि उस पैसे से वहां की पंचायत अपने कार्य करवा सके। और इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पंचायत की संरचना बताई है कि इसमें क्या कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं। और इसके बाद में ग्राम पंचायत का मुखिया दोस्तों मुखिया कहलाता है, इसका पंचायत समिति का प्रमुख कहलाता है। और जिला परिषद का दोस्तों अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। इसके सहायक के रूप में यहाँ पर एक उप सरपंच, यहाँ पर उप प्रमुख और उपाध्यक्ष यहाँ पर होते हैं। और साथ ही सरपंच के साथ इसके वार्ड पंच होते हैं, जो कि दोस्तों एक इसी प्रकार उसके सहायक के रूप में उनका काम करते हैं दोस्तों उनके साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसके पहले वाले जितने भी वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाएं, उसको जरूर देखें साथियों। धन्यवाद।